हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। रात के 12 बज चुके थे और रोजीना यानी मेरी बीवी अभी तक लौट कर घर नहीं आई थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। पहले ही उसकी नौकरी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा शको-शुबात में दो चार हो चुका था। इसलिए आज जब ज़रा सी देर हुई तो मुझसे रहा ना गया और मैं बेचैन हो गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके दफ्तर जाकर ही देख लूं कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करती है जिसके लिए उसे रात गए तक दफ्तर में रुकना पड़ता है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वहां जाकर मुझे क्या देखने को मिलेगा। मैंने घर को ताला लगाया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। अपनी नौकरी की शुरुआत के ही दिनों में रोजीना ने मुझे सरसरी तौर पर अपने दफ्तर का पता बताया था, जो मुझे आज तक याद रह गया था। इसलिए मैं तेज रफ्तारी से बाइक चलाता हुआ उसके दफ्तर पहुंच गया। वैसे तो मुझे अपनी बीवी पर बेहद यकीन था, लेकिन उस पर शक करने की वजह उसकी तनख्वाह थी। वो ऐसा भी कौन सा काम करती थी जिसके उसे हफ्ते के लाखों रुपए मिल रहे थे। इसी बात पर मुझे तशवीश हुई थी और यही सोचकर सच जानने के लिए आज मैं यहाँ चला आया था। जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर उसके दफ्तर में पहुंचा तो वहां जाकर जो कुछ मुझे पता चला, मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद अपनी आंखों से उसका सच देखकर और हकीकत जानकर आया था, और ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह मेरी बीवी हफ्ते के लाखों रुपए कमा रही थी। मेरा नाम हसनात है और मेरी रोजीना के साथ शादी को 2 महीने ही हुए थे। मैंने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। मेरी टांगों में बहुत शदीद दर्द था और मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुहाल हो गया था। मेरी ऐसी हालत को देखकर रोजीना बहुत परेशान हो गई और उसके कहने पर मैंने हर तरह के हकीम से और डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन कहीं कोई मसला नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे शदीद तकलीफ भी थी। जो तनख्वाह मुझे इस महीने मिली थी वो घर में पूरी खर्च होने के बाद मैं और मेरी बीवी खाली हाथ रह गए थे। रोजीना ने मेरी सेहत याबी के लिए हर कोशिश कर ली थी, लेकिन कभी वो मज़ार पर जाती तो कभी किसी दरबार पर जाकर चादर चढ़ाती, लेकिन ना ही उसकी दुआओं से मैं ठीक हुआ था और ना ही डॉक्टरों के नुस्खे से। जब घर के हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे तो मजबूरी में रोजीना ने फैसला किया कि जब तक मैं सेहत याब नहीं हो जाता वो घर के निज़ाम को चलाने के लिए नौकरी करेगी। रोजीना का शुमार इन औरतों में होता था जो बिला ज़रूरत ना ही घर से बाहर कदम रखती हैं और ना ही इतनी बेबाक होती हैं कि बाहर की दुनिया में जाकर नौकरी कर सके। लेकिन दूसरी औरतों की तरह रोजीना भी हालात से मजबूर होकर घर से बाहर निकलने पर राजी हो गई थी। जब रोजीना ने कहा कि वो घर से बाहर जाकर नौकरी करेगी तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, फिर क्या नौकरी करोगी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन बहुत मेहनत करने वाली औरत हूँ और इसीलिए मुझे यकीन है कि जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये बात मेरी गैरत को गवारा नहीं थी कि मेरी बीवी इस तरह बाहर जाकर नौकरी करे। मैंने उसे कहा कि तुम अपने घर वालों से कोई मदद क्यों नहीं मांग लेती हो। तुम्हारे भाइयों के पास किस चीज़ की कमी है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक वो हमारी मदद कर सकते हैं। मेरी बात पर रोजीना ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि वो अपने भाइयों से कभी कोई मदद नहीं लेगी। इसके बाद कमरे से बाहर निकल गई और मैं उससे पूछ भी ना पाया कि वो अपने भाइयों से मदद क्यों लेना नहीं चाहती है। अगले दिन से ही वो नौकरी की तलाश करने के लिए घर से निकलने लगी और मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ा क्योंकि मैं भी मोहताजों वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। मैंने रोजीना से अपनी मोहब्बत से शादी की थी और मुझे उसकी वफादारी और पारसाई पर एतबार था। वो एक बहुत नेक और शरीफ लड़की थी और मैं यही सोच रहा था कि बगैर पढ़े लिखे होने की वजह से इसे क्या नौकरी मिलेगी। वो खुद ही थक हार कर वापस लौट आएगी, लेकिन 2 ही दिन बाद उसने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मैं हैरान रह गया। वो बता रही थी कि उसे दफ्तर में नौकरी मिल गई है और शाम 6 से रात 11 तक उसे वहां काम करना पड़ता है। मैंने नाराजगी से रोजीना से कहा कि यह नौकरी का कैसा वक्त है। अब तुम क्या शाम को घर से निकलोगी और रात के अंधेरे में लौटोगी। मेरी बात सुनकर कहने लगी, कुछ ही दिन की तो बात है। एक दफा आप ठीक हो जाएं तो फिर मुझे नौकरी की क्या जरूरत है। मैंने एक दफा फिर रोजीना से वही बात की कि अपने भाइयों से मदद ले लो। इस तरह की नौकरी करने से गुरेज करो तो बेहतर है। लेकिन वो कहने लगी कि मेरे भाई पहले ही हमारी शादी के खिलाफ थे। आप जानते हैं कि मैंने अपने भाइयों के खिलाफ जाकर आपसे शादी की है। अब मैं इनसे कोई मदद लेना नहीं चाहती हूँ। मैंने रोजीना से कहा कि वो सब माजी की बातें थी। अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यकीनन वो हमारे हालात जानकर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मेरी बीवी तो अपनी बात से टस से मस ना हुई। वो किसी तौर भी अपने भाइयों के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती। हमारी मोहब्बत का भरम
रखना चाहती थी। दरअसल रोजीना का ताल्लुक एक अच्छे और खाते पीते घराने से था और इसके भाई उसकी शादी किसी अच्छे और बड़े खानदान में करना चाहते थे, जबकि मैं एक मिडिल क्लास लड़का था जिसकी मामूली सी नौकरी थी। माँ बाप भी नहीं थे और ना ही कोई खानदान था, और इसीलिए वो अपनी इकलौती बहन को मेरे हवाले करना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरी मोहब्बत ने रोजीना को मजबूर कर दिया कि वो अपने भाइयों के खिलाफ जाकर मेरे साथ शादी करके मेरे घर चली आई थी। रोजीना कहने लगी कि वो अब अगर नौकरी नहीं करेगी तो घर में एक वक्त के खाने को रोटी भी नहीं होगी, और उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। रोजीना ने अगले दिन से ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वो सुबह से उठकर शाम तक घर के सारे काम करती और शाम होते ही घर से निकल जाती। वो हमेशा पूरे बुर्के और नकाब में घर से बाहर निकला करती थी, और मुझे इस बात का इत्मीनान था कि बाहर की दुनिया में कदम रखने के बाद भी उसने अपनी बुर्के और हिजाब को नहीं छोड़ा था। मैं शाम के 6 से लेकर रात के 11 तक रोजीना का इंतजार करता रहता, और जब वो लौट आती तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती और लेटते ही सो जाती। उसके पास मुझे देने के लिए वक्त भी नहीं होता था, लेकिन मैं उसके लिए खामोश था कि वही थी जो घर को चला रही थी। यकीनन उसकी नौकरी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली थी। मेरे पूछने पर उसने बताया था कि उसे सारा वक्त खड़े रहकर काम करना पड़ता है और इसीलिए उसके पैरों में भी बहुत तकलीफ रहती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, और जब उसे काम करते हुए 1 हफ्ता हुआ तो हफ्ते की रात वो पूरे लाख रुपए लेकर घर लौटी थी। उसने लाकर वो सारे पैसे मेरी हथेली पर रखे और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। और मैंने पूछा कि रोजीना, इतने पैसे कहाँ से लाई हैं? क्या तुम्हें तुम्हारे भाइयों ने रकम दी है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने आपको कह तो दिया है हसनात कि मैंने अपने भाइयों से 1 रुपया भी नहीं लेना है। मुझे उसकी बात पर एतबार नहीं हुआ था। मैं हैरत से उसके चेहरे को तक रहा था और बेयकीनी से उसे दोबारा पूछने लगा कि सच से बताओ, इतने पैसे कहाँ से आए? रोजीना कहने लगी कि वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती है, और जब कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो अपने वर्कर्स को भी बहुत से पैसे देती हैं, इसीलिए आप इतना परेशान ना हो। गो कि मुझे उसकी बात हजम नहीं हुई थी, लेकिन मैं खामोश हो गया था, क्योंकि जिस कदर वो थकी हुई आती थी और उसके पैरों पर सूजन चढ़ी होती थी, शायद वो वाकई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करती थी। लाखों रुपए देखकर तो वैसे भी मेरी जुबान खुद ब खुद ताला लग गया था। मैंने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। अगर रोजीना इसी तरह कमाती रहती तो मेरी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो सकती थी। ये सोचकर मैंने ना सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली, बल्कि रोजीना से दोबारा इस बारे में कोई सवाल भी ना किया। रोजीना को अच्छी तरह नौकरी करते हुए दूसरा हफ्ता भी गुजर गया। इस दूसरे हफ्ते में भी उसने लाख रुपए लाकर मेरे हाथ में थमा दिए तो मेरी आंखें फिर तो जैसे फटी की फटी ही रह गईं। दूसरे हफ्ते में भी लाख रुपए, आखिर ये कौन सा एक्सपोर्ट का काम था जिसमें लाख रुपए हर हफ्ते मिल जाया करते थे? मैं तो सारा महीना मेहनत करके भी हजारों नहीं कमा पाता था, जबकि रोजीना ने 15 दिन में ही 2 लाख रुपए कमा लिए थे। लेकिन मैंने अपनी बीवी रोजीना से ये बात पूछना मुनासिब न समझा, क्योंकि इस वक्त वही घर का निजाम चला रही थी और इसमें कोई भी सवाल करके मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहता था। मुझे आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनकर क्या करता। और यही सोचकर मैंने खुशी खुशी वो पैसे रख लिए। रोजीना बहुत थकी घर लौटी। उसके चेहरे पर थकन के वाज़ेह आसार थे। वो फ्रेश होकर निकली तो आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवारते हुए आहिस्ता-आहिस्ता कुछ गुनगुना रही थी। मैं बार-बार उसकी तरफ देख रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब अपनी बीवी पे बहुत बदली हुई नज़र आती थी। उसका चलना-फिरना, उठना-बैठना सब कुछ बदल गया था। या फिर शायद 15 दिन में 2 लाख रुपए देखकर मैं उस पर ज़्यादा हो गया था। पहले वो बहुत सारी और मासूम सी लगती, लेकिन अब बात करती तो ऐसा लगता जिससे बहुत ही तेज़ औरत हो कोई। एक दफ़ा मैंने हँसते हुए इससे ये बात कह भी दी थी कि तुम तो नौकरी करने के बाद बहुत बदल गई हो। मेरी बात पर रोजीना के चेहरे का रंग बदला और वो कहने लगी कि जब औरत बाहर की दुनिया में कदम रखती है तो उसके अंदर खुद ब खुद बदलाव आ जाता है। अगर मैं अभी सीधी सादी रही तो दुनिया मुझे बेच खाएगी। मुझे इसकी बात ठीक ही लगी थी। वाकई नौकरी पेशा औरतों के लिए तेज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्हें बाहर की दुनिया मर्दों का मुकाबला करना पड़ता है। रोजीना मेरी बीमारी की वजह से नौकरी करने पर मजबूर हुई थी, वरना तो वो कभी घर से एक कदम भी बाहर ना रखती थी। मैंने भी रोजीना के पीछे अयाशियां शुरू कर दी थी। जो मेरा दिल चाहता मैं ऑर्डर करके मंगवाता और मजे से खाता। सारा वक्त घर में लेटकर फिल्में देखता और खूब मजे करता। एक आइडियल जिंदगी गुजार रहा था जो कभी मेरा ख्वाब हुआ करती थी। रोजीना से शादी करते वक्त भी मैंने यही सोचा था कि वो एक अमीर घराने की लड़की है और जब वो मेरे घर आएगी तो मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन उसके भाइयों की जिद की वजह से वो खाली हाथ मेरी जिंदगी में आई थी। वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी, इसलिए मैंने भी उसे खुशी खुशी कबूल कर लिया था। लेकिन पैसों को लेकर जो अरमान मेरे दिल में थे वो सब मिट्टी का ढेर बन गए थे, जो अब रोजीना की नौकरी की वजह से दोबारा पूरे होने वाले थे। रोजीना शाम को 6 बजे घर से निकलती तो मैं अपने दोस्तों को भी बुला लिया करता और हम सब मिलकर खूब मजे करते। जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन इन सब में मेरी रोजीना
की शादी शुदा जिंदगी कहीं पीछे रह गई थी। लेकिन पैसे की चमक और अय्याशियों ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि मुझे अपनी बीवी की बदलती हुई जिंदगी, उसके सूजे हुए पांव और थकन ज़दा चेहरा भी दिखाई नहीं देता था। रोजीना जब काम से फारिग होकर सोने के लिए बिस्तर पर लेटती तो थकन और दर्द से उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगती। सारी रात बिस्तर पर पांव पटकती और नींद में भी ऐसे ही कराती जैसे बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आता था। मैं बजाय उसकी तकलीफ का एहसास करने के अपना बिस्तर बदल लिया करता था। रोजीना को नौकरी करते हुए इसी तरह 1 महीना गुजर गया था और इस 1 महीने में हमारे हालात पूरे की तरह बदल चुके थे। 1 महीना पहले हम फाकों का शिकार थे और अब हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रही थी। लेकिन रोजीना मुझे बार बार कहती कि कब तक मैं ऐसे ही नौकरी करूंगी, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और अपने दर्द का कुछ इलाज करवाओ। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं शदीद गुस्से में आ जाता और उसे कहता कि 1 महीना तुम्हें नौकरी क्या करनी पड़ गई, तुम तो मुझ पर एहसान जताने लगी हो। मैं खुद भी जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि ये टांगों का दर्द मेरे कमर तक बैठ गया है। तुम्हारे सामने ही मैंने कितना इलाज करवाया है। अगर मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मेरी नाराजगी के खौफ से वो हमेशा खामोश हो जाती और अब तो उसने मुझसे इलाज का कहना भी छोड़ दिया था। मैं भी सुकून से जिंदगी गुजार रहा था। एक शाम जब मेरे दोस्त शराब की बोतलें उठाए मेरे घर बुलाने पर घर आए तो मेरा एक दोस्त नशे की हालत में कहने लगा, आखिर पता तो कर कि तेरी बीवी ऐसा कौन सा काम करती है कि जिसकी वजह से तू अकेला ही नहीं बल्कि हम सब भी ऐशी कर रहे हैं। तेरी बीवी जवान और खूबसूरत है, ऐसा ना हो कि कहीं एक दिन तेरे हाथों से ही निकल जाए और ये लाख रुपए जो हर हफ्ता तू अय्याशियों में उड़ाता है, इसने इससे हाथ भी धोना पड़ जाए। अपने दोस्त की ऐसी बात सुनकर मैं चौंक गया। वाकई रोजीना बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और फिर उसकी वजह से ही तो मेरी जिंदगी में दौलत की बहार आई थी। मैं उसे किसी कीमत पर खो नहीं सकता था। वो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो रही थी और सबसे बढ़कर मैं उससे मोहब्बत भी तो बहुत करता था। और इसीलिए अपने दोस्त की बात सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक दफा अपनी आंखों से जरूर देखूंगा कि वो क्या काम करती है। इत्तफाकन 2 दिन बाद जब रात के 12 बजने के बाद ही रोजीना घर लौटी ना और मैं उसके पीछे उसके दफ्तर पहुंचा तो जो सच वहां जाकर मुझे पता चला, वो सुनकर मेरी जान निकल गई। मुझे लगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकूंगा। मेरी बीवी ने नौकरी के नाम पर मुझे पिछले 1 महीने से बेवकूफ बना रखा था और मैं इसे एक नेक और पारसा समझकर उसकी हर बात पर यकीन करता चला गया था। जब मैं उसके दफ्तर पहुंचा तो मुझे चौकीदार ने बताया कि कोई ये एक्सपोर्ट कंपनी नहीं बल्कि एक छोटा सा कारखाना है जिसमें कोई औरत नौकरी नहीं करती और ना ही वो किसी रोजीना नाम की औरत को जानता है। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि अगर मेरी बीवी यहाँ नौकरी नहीं करती थी तो फिर वो कहाँ जाती थी और उसने हर हफ्ते लाख रुपए कौन दे रहा था। मैं खामोशी से घर लौट आया और बेचैनी से यहाँ वहां टहल कर रोजीना का इंतजार करने लगा। 1 बजे के करीब वो घर लौटी तो मुझे जागता हुआ देखकर कहने लगी, आप मेरे लिए परेशान हो गए होंगे। दरअसल मेरा मोबाइल फोन ऑफ हो गया था और आज फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मुझे देर हो गई। मैंने एक गहरी निगाह रोजीना पर डाली जिसके होंठों पर लाली बहुत गहरी थी और आंखों पर एक अजीब सी खुमारी नजर आ रही थी। पैर पूरी तरह सूजे हुए थे और जाल में ऐसी लड़खड़ाहट थी कि लगता था किसी भी पल गिर जाएगी। इसकी हालत देखकर मेरा सांस सीने में ही अटक गया था। मैंने टूटे बिखरे लहजे में उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है। अगर कभी तुम्हें देर भी हो जाए तो मुझे ये पता तो हो कि तुम कहाँ होती हो। रोजीना कहने लगी, पता जानकर आप क्या करेंगे? आपकी कमर में तो इतनी तकलीफ रहती है कि आप चल भी नहीं सकते। कौन सा मुझे लेने के लिए आ जाएंगे? मैंने रोजीना से कहा कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली तो होगी कि तुम कहाँ मौजूद हो। बस इसी तसल्ली के लिए मुझे बता दो। और उसने मुझे दोबारा वही एड्रेस सुनाया जहां से थोड़ी देर पहले मैं खाली हाथ लौटा था। मामला क्या था? वो मुझे धोखा दे रही है क्या? और इस बात ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैं उससे मजीद कुछ भी नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि अब मैं सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वो फैक्ट्री के बहाने आखिर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक कहाँ जाती है और क्या करती है। उसे मुझसे ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आई? लाखों रुपए उसे कौन दे रहा है और इतनी पैसों की एवज वो क्या कर रही है? अगली शाम जब वो खूब तैयार होकर घर से निकली तो मैं भी चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। करीब बस अड्डे से वो बस में सवार हुई तो मैं भी बस में चढ़ गया और पीछे की तरफ बैठ गया। कोई घंटे बाद वो एक जगह पर उतरी तो मैं भी कुछ दूर जाकर उतरा और उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाने लगा। ये जगह इस फैक्ट्री के बिल्कुल अलग थी जो पता उसने मुझे बताया था। मुझे झूठ बोलकर पता नहीं वो कहाँ जाती थी। और फिर एक बड़े से शादी हॉल में दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गया। शादी हॉल में उसका क्या काम था? तकरीबन 7 बज रहे थे और मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। मैं भी सारे मेहमानों के दरमियान खुल मिल गया था। मेरी बीवी तो पूरे हिजाब में मौजूद थी और फिर अचानक पता नहीं वो इतने मेहमानों में कहाँ गायब हो गई कि मुझे नजर ही नहीं आई। मैं बहुत बेचैनी के आलम में पीछे की तरफ कुर्सियों पर बैठा था। रोजीना का कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि निकाह की तकरीब भी हो चुकी थी।
اس سے پہلے کہ میں واپسی کا ارادہ کرتا مجھے اسٹیج کے اوپر ایک تھرتھراتا ہوا وجود دکھائی دیا، اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے لگتا کہ میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میری نیک اور پردے دار بیوی اتنے مردوں کے چھرمٹ میں اسٹیج پر عجیب سے کپڑے پہنے پوری طرح موسیقی کے دھن پر رقص کر رہی تھی، اور وہاں موجود مرد اس کے قریب جا کر جس طرح اس پر نوٹ نچھاور کر رہے تھے، میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ اس کا یہ رقص میری مردانگی پر ایک ایسی ضرب ثابت ہوا تھا کہ میں اتنے مجمع میں غیر مردوں کو نظر انداز کرتا ہوا بس اسٹیج کی جانب پڑھا اور اسے ایک زوردار تماچا دے مارا۔ شادی ہال میں ایک سناٹا چھا گیا تھا، اور مجھے بنا رکے میں اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا وہاں سے نکال لایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، اور وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ گھر میں لا کر میں نے اسے بستر پر پھینکا اور نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا؟ بتا تو صحیح، آخر یہ کون سی نوکری تھی جس کا سہارا لے کر تم بے حیائی کی حدیں پار کر رہی تھی؟ اب مجھے پتا چلا کہ یہ لاکھ روپے کہاں سے آتے ہیں۔ میری بات سن کر شرمندہ ہونے کے بجائے میری بیوی روزینہ میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، اور مجھے حقیقت سے ایسا آئینہ دکھایا کہ میں اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کے بھائیوں نے پہلے ہی اسے خبردار کیا تھا کہ میں جس شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہی ہوں دراصل وہ ایک لالچی انسان ہے جو پیسے لے کے مجھ سے شادی کر رہا ہے، لیکن میں ہی تھی جس کی آنکھوں پر محبت کی اندھی پٹی بن چکی تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے رخصتی کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ پیسوں کے لیے کبھی ہماری دہلیز پر نہ آنا، کیونکہ تمہارا شوہر تمہیں کسی نہ کسی بہانے اس دہلیز پر ضرور بھیجے گا۔ اور جب تم نے ٹانگوں کے درد کا کہا اور ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد پتہ چلا کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پہلے تو میں پریشان ہو گئی، لیکن جب تم نے مجھے میرے بھائیوں سے پیسے لینے کا کہا تو میں جان گئی کہ دراصل یہ سوائے ڈرامے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی کی 1 مہینے بعد مجھے تمہاری سچائی صاف دکھائی دینے لگی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، لیکن تمہارا جھوٹا ڈرامہ ختم نہ ہوا اور تم مجھے میرے بھائیوں کے در پر پیسے مانگنے پر مجبور کرنے لگے۔ تو میں نے سوچا کہ میں نوکری کی بات کرتی ہوں تاکہ تمہاری غیرت کو کچھ تو جگا سکوں۔ تو اتنی ڈھیٹ ہے تمہاری غیرت اور بے غیرت نکلے تم کہ میری نوکری کی بات پر بھی مجھے یہی کہتے رہے کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس جا کے پیسے مانگوں، جو میری ذات کو گوارا نہیں تھا۔ میں کیسے اپنے بھائیوں کے پاس جا کر اپنی محبت کا بھرم توڑ دیتی، جس محبت پر مجھے بڑا مان تھا اور جس کے قصیدے میں دن رات اپنے گھر والوں کے آگے پڑھا کرتی تھی۔ نوکری ڈھونڈنے کے بہانے میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی اور سارا وقت یہاں وہاں سڑکوں کی خاک چھانتی رہی، کیونکہ مجھے نوکری تو مل نہیں سکتی تھی، نہ ہی میرے پاس کوئی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر۔ اور جب دوسرے دن میں گھر سے باہر گئی تو ایک ایسی عورت سے مل گئی جو جوان لڑکیوں سے شادی کی محفلوں میں رقص کا کام کروایا کرتی تھی۔ تم سے ملنے والے دھوکے اور گھر کے حالات سے مجبور ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا، اور سچ کہوں تو میں تم سے تمہاری بے غیرتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن تم تو میرے پیسوں سے میرے پیٹھ پیچھے عیاشیاں بھی کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے بجائے اس کام کو چھوڑنے کے خاموشی سے یہ کام جاری رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تم پر یہ سچ ضرور کھلے گا، اور اس وقت تمہاری مردانگی کا جو چوٹ لگے گی وہی مجھے سکون پہنچائے گی۔ اس کی بات سن کر میرا سر شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے روزینہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں خود نوکری کروں گا اور اسے کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر جانے نہیں دوں گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ وہ مجھ سے بدلہ بھی لے چکی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ساری زندگی میں اس کے سامنے شرم سے سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ معصوم سی لڑکیاں جو ہمارے نکاح میں ہوتی ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہیں، نہ کہ ہمیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد خود ان پر بوجھ بن جانا چاہیے۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور اگر دونوں ہی مل کر چلاتے ہیں گھر کو اور گھر کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو مرد کا کام ہے کہ عورت کا کما کر لائے، گھر کا نظام تو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تو دوسروں کے حقوق ہمارے فرائض ہوتے ہیں، تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔